आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हमें पता है कि हम जिन चीजों से घिरे हुए हैं, जिस तरह की एजेंसी से घिरे हुए हैं, जिस तरह के संस्थान हाईजैक संस्थानों से घिरे हुए हैं, आप कुछ भी ऐसा करें जो उनके लिए खतरा बनेगा, उसको वो बहुत सामने से आगे से बढ़ करके आपको रोका जाएगा, रोका ही नहीं जाएगा, नजीर ऐसी पेश की जाएगी कि कहीं अगर आप किसी और ने वो जुर्रत की तो उसको उमर खालिद बना दिया जाएगा। तो ऐसे दौर में हम लोगों को करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये कैसे वाला सवाल बहुत अहम सवाल है। बहरहाल बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ हुक्म देने के लिए कि मैं यहाँ हाजिर रहूं। बहुत एकेडमिक काम किया है रफशत साहिबा आपने, जावेद साहब। मैं क्योंकि पीडीएफ मुझे कुछ देर के बाद मिला तो मैंने आपसे वादा कर लिया था कि मैं फारिग रहूंगी इस दिन के लिए, लेकिन और मुझे लग रहा था कि हम जैसे मैं खुद प्रोफेसर गोपाल गुरु और प्रोफेसर वैलेरियन रॉड्रिग्स की स्टूडेंट होने के नाते जाति का सवाल और उसमें भाषा का सवाल हम लोग बहुत गहराई से पढ़ते हैं दलित स्टडीज वगैरह में, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का एकेडमिक काम किया वो बड़ा लिंग्विस्टिक जो होता है कि हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस पर जब हम बात करते हैं, फिलॉसफी पर बात करते हैं, तो प्योर एकेडमिक काम है, इसके लिए बहुत मुबारक। और ये हिंदी में आया है तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, हम जैसे पत्रकारों को भी होगा। और जो आंकड़े आपने पेश कर दिए हैं, जो आपने लिस्टिंग कर दी है, जो विवरण दे दी है आपने, वो इतनी एग्जॉस्टिव है, उसके लिए, इस मेहनत के लिए बहुत बहुत मुबारक आप दोनों को। तो भाषा का सवाल किसी भी समाज में, खासकर बहुसांस्कृतिक समाज जो भारत जैसा है, उसमें भाषा का सवाल बुनियादी सवाल है और वहां से सब कुछ तय होता है। मैं पॉपुलर कल्चर में भाषा का सवाल कैसे तय होता है और उससे उसकी हायरार्की और उसकी हेजेमनी कैसे कायम होती है, उस पर बात करेंगे। आप लोगों को याद होगा एक फिल्म आई थी लगान, कहीं बात हो रही, वो लोग खत्म कर ले फिर। अच्छा, तो लगान एक फिल्म आई थी, उसमें एक किरदार था, उसका नाम था, वो बड़ा टैलेंटेड था, उसकी स्पिन के बड़े चर्चे थे, और गोवारीकर और आमिर खान को ये जरूरी नहीं लगा कि उसका कोई नाम इज्जत से भी लिया जा सकता, उसका नाम कचरा रखा गया था। तो हमारे समाजों में किन लोगों के नाम रखे हैं और वो नाम कैसे रखे गए हैं, पाए लागू पंडित जी से लेकर के ओ कलुआ, ओ ननुआ, ये सारा, और जो उसके नाम पद को लेकर के बौना किसी को कहते हैं, किसी को और कुछ कहते हैं, वो तो अपनी जगह, लेकिन रंग और किसी के स्टेटस को बताने वाले जो नाम रखे जाते हैं, वो सारे नाम हमें ये बताते हैं कि ये इंसान कहाँ से आता है, ये दक्षिण टोले का इंसान है या कहीं और का इंसान है। तो पूरे पॉपुलर कल्चर में आज तक, अभी थोड़े दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुई समय रैना को लेकर के, पता नहीं आप लोगों ने उस पर गौर किया या नहीं। समय रैना को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई, उसमें सबसे बड़ा सवाल भाषा ही का था, लेकिन उसको किस तरह माफ कर दिया गया। आप ये बताइए कि जो पॉलिटिकल संवाद कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह, वो लोग जो बातें कर रहे हैं उसको लेकर के तो उनको जिला वतन और प्रदेश से बाहर और तड़ीपार कर दिया जाता है ऑफिशियली, लेकिन जो लोग उस समाज से आते हैं जिन्हें इसकी परवाह नहीं करनी पड़ती, वो कुछ भी कहकर किस तरह निकल जाते हैं। पॉपुलर कल्चर में आप ये देखिए, बिधूड़ी ने क्या किया था, पार्लियामेंट के अंदर बिधूड़ी क्या कर रहे थे, भाषा ही का तो इस्तेमाल कर रहे थे, और भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी, पूरे दुनिया के एक समाज को उन्होंने जिस तरह से रेखांकित किया था और जिस तरह गाली दी थी उनको, और उन्होंने बताया था कि अब ये हो सकता है भारत में। तो भाषा को लेकर के हमें न सिर्फ सजग रहना चाहिए, हमें मिलिटेंटली अवेयर रहना चाहिए और कॉन्शियस रहना चाहिए कि कोई किसी की जरूरत ना हो कि वो आपकी और आपके खानवादे की या आपके समाज की तजलील कर सके, जिल्लत कर सके। तो ये बुनियादी सवाल है। लेकिन अब जो आशुतोष साहब ने बात कही है कि जाति का सवाल, हमें अभी तक तो अन्याय से लड़ने का सवाल था, लेकिन अब जाति का जो कास्ट प्राइड है, उस कास्ट प्राइड में हमें एंटर करना चाहिए। आप यही कह रहे हैं शायद कि हमें कास्ट प्राइड को लेकर के अब बात करनी चाहिए, हमारा पूरा डिस्कोर्स कास्ट प्राइड का होना चाहिए। हमें जाति का दंश से जाति के दंभ का जो फासला है उसको कैसे मिटाना है, उस पर बात होनी चाहिए। तो देखिए, वो सारे किताबें, चाहे वो अभी जिनको अवार्ड मिला है पोद्दार साहब, उनकी किताबें हों, गीता प्रेस की, और उसके अलावा जो हमारे यहाँ भी मौलानाओं ने जो किताबें, जी, गांधी शांति पुरस्कार मिला है समाज को बेहतर बनाने के लिए, शांति पैदा करने के लिए। तो पोद्दार साहब वाली जो किताबें हैं वो, हमारे यहाँ भी कुछ मौलानाओं ने भी कुछ किताबें लिखी हैं, और छूना पड़ेगा, टच
टच करके तो निकलना पड़ेगा कि सर सैयद अहमद साहब के यहाँ भी ये जाति का सवाल जो है वो दिखता है कि उन्होंने भी अशराफ के लिए शिक्षा मांगी थी, और उन्होंने कहा था कि अजलाफ को और जाल को या कमीन लोगों को और औरतों को इतना ना पढ़ाएं सिवाय इसके कि वो हाँ धोबी का और उसका हिसाब कर सकें, सब्जी अब्जी का हिसाब कर सकें, इससे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये वहां से शुरू होता है। मंटो साहब का भी जिक्र किया अभी, मंटो हो, कुर्रतुल हैदर हो, या इस तरह के आप जितने भी साहित्यकार जो उर्दू के साहित्यकार हैं, अगर आप उनको भी देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके जो दुख हैं वो बहुत अशराफी दुख हैं, उनके बहुत अपर कास्ट के दुख हैं। बहुत लोग हमारे यहाँ तो मंडो को इतना सेलिब्रेट किया जाता है कि उनका कोई क्रिटिक ही नहीं बन पा रहा, या कुर्रतुल हैदर का या रजीर हुसैन साहब का या इन सभी लोगों का। तो उसमें भी आप जाकर के देखिए तो उसका आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वहां पर कुर्रतुल हैदर का क्या दुख है, जो पार्टीशन का उनका क्या दुख है, या और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं उनको हम अगर लें तो। और मुझे यकीन कि उर्दू में अभी भी सामंतवाद, भाषाई सामंतवाद भी चल रहा होगा और प्रैक्टिकल सामंतवाद भी चल रहा होगा। सिर्फ यह है कि वो अंडर द रडार रहता है, वो शोबा, वो डिपार्टमेंट, तो हमें पता नहीं चलता कि वहां हो रहा है। तो हर समाज के अंदर, कहने का मतलब है कि हर समाज के अंदर ये जो भाषा में जाति का सवाल है और भाषा में जाति, भाषा के स्तर से किसी को उसकी औकात बताने का जो मामला है, इसको लगातार चिन्हित करने की जरूरत है। जो लोग यूनिवर्सिटीज में मौजूद हैं, चाहे वो रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे वो और मामले हो, वो सारे के सारे जाति के दंश और भाषा के दंश से ही बनते हैं। आईआईटी से लेकर के आपके बिजनेस इंस्टीट्यूट्स तक और एम्स तक जो आत्महत्याएं दलित, बहुजन, मुस्लिम बच्चे करते हैं, वो सारे बच्चे उसी भाषा से ही पीड़ित होते हैं। ये भाषा ही है जो उनको वो जख्म देती है और ये तय करती है कि वो उनमें से नहीं है, इसलिए वो चले जाएं, वो अपने को इनविजिबल कर ले। और इनविजिबल कैसे कर ले, तो वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं। तो ये बुनियादी सवाल है। मैंने आपसे पता नहीं किया था कि मेरे पास वक्त कितना है, मैं जल्दी से इसमें महिला का सवाल भी जोड़ना चाहती हूँ। आजकल हम लोग टेलीविजन पर ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो हमारी एंकरानियां हैं जो बहुत लगता है बड़ी मजबूत महिलाएं हैं, और जिस तरह वो बातें कर रही हैं, जिस तरह की क्या मैं कहूँ, पता नहीं कोई नई शब्दावली हो बनलानी पड़ेगी वरना शायद कोई धारा वारा लग जाएगी, लेकिन वो तो कमाल ही कर रही हैं। वो कमाल कर रही हैं, वो जो जिस तरह से वो बातें कर रही हैं, जिस तरह से वो सर्कस कर रही हैं, जिस तरह से वो पुतिन से बालों में हाथ डाल डाल के पूछ सकती हैं कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर आपको सबसे अच्छा लगता है। तो ये सारा जो चल रहा है, तो हमें अब स्त्री जो जेंडर का सवाल है उसमें भी इस बात को समझना पड़ेगा कि क्योंकि जैसे कि आशुतोष साहब ने कहा आइडियोलॉजिकल स्टेट बन रहा है हमारा, इसमें बाकी सारी पहचानें जम हो जाएंगी। आप क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, किससे दोस्ती करेंगे, क्या पहनेंगे, ये सारा कुछ आइडियोलॉजी तय करेगी। हमारे बेडरूम्स तक वो घुस आए हैं। तो ऐसे में जो स्त्री का जो जेंडर का सवाल है, ये सब सवाल है, उसमें वो सब समाहित कर लिया है उन्होंने, हमारे बीच से ही कोऑप्ट कर लिए लोगों को। जो कोऑप्टेड लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से जो आते हैं, क्या नाम है उनका, दलित लीडर अठावले साहब, हाँ, चाहे वो अठावले साहब, आप जितने भी कोऑप्टेड आइडेंटिटीज को देखिए, जितने भी हैं, लगता ही नहीं है कि वो अभी भी इसी ग्रह पर रहते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है उन्हीं की आइडेंटिटीज के साथ में, जिन आइडेंटिटीज ने उनको बनाया था। तो ये जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें एवरीबॉडी हैज बीन कोऑप्टेड वेरी इजिली, एज इफ वो मंगल ग्रह में रह रहे हैं, वो यहाँ है ही नहीं। तो हमारे लोगों को अपने सबसे पहले अपने इन नेताओं से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो दलित बहुजन समाज के लोगों को, पसमानदा समाज के लोगों को ये तय करना पड़ेगा कि हमें रिप्रेजेंट कौन करेगा, कौन हमारी बात उठाएगा, वो कौन लोग होंगे। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आइडियोलॉजिकल स्टेट जब बनता है तो वो आपको ये नहीं कहता है कि मुझे वोट दो, वो सिर्फ ये नहीं कहता है, वो ये कहता है कि तुम हर तरह से हमारे हिसाब से जियोगे। तो ऐसे में भारत के अंदर, अभी मैंने आशुतोष साहब से अपने प्रोग्राम में भी ये बात पूछी थी कि क्या आपको लोकतंत्र में यकीन है और लोकतंत्र से आपको कुछ हासिल होता हुआ दिखता है, और उन्होंने कहा था कि अगर लोकतंत्र नहीं दिखता है तो कहीं से नहीं दिखता है। मगर मेरा सवाल आज भी यही है, एक आप शायद
फॉल्ट लाइन में वहां पर खड़े हैं कि आप तक आंच शायद बाद में आए, मैं वहां पर खड़ी हूं कि सबसे पहले आंच आ रही है मेरे ऊपर। यानी कि अगर मैं अपनी ड्यूटी निभाना चाहूं तो उस ड्यूटी निभाने के लिए भी मुसलमान गायक, संगीतकार या डॉक्टर, उसको मना कर दिया जा रहा है कि वो अपना कर्तव्य ना कर सके। ठीक है, उसको ये कहा जा रहा है कि नहीं, ए.आर. रहमान को काम नहीं मिलेगा, वो कहे इस बात को तो उसकी वर्बल लिंचिंग हुई जा रही है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि मरीज मना कर दे रहे हैं कि आप मुसलमान हैं, मैं आपसे काम नहीं, हमें आपसे इलाज नहीं कराना है। तो ये जो आपको हक नहीं मिल रहा है, हमें कर्तव्य नहीं करने को मिल रहा है। ये वाली जो फॉल्ट टाइम में हम जिस जगह पे हम खड़े हैं, आशुतोष साहब, मैं बहुत संजीदगी से कह रही हूँ कि लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का छिलका, और वो भी सड़ा हुआ, और हम उससे कितनी देर बहल सकते हैं, कितनी देर अपने आप को बहला सकते हैं, हमें ये खुद तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर लोकतंत्र नहीं है, ये व्यवस्था नहीं, तो क्या, देखिए कोई भी चुनाव जो उनके लिए जरूरी है वो कभी नहीं हारेंगे, ये बात आप सब जानते हैं, हम सब ये बात जानते हैं। चुनाव से पहले बातें हम लोग नहीं कहते हैं, चुनाव के बाद कहना शुरू करते हैं कि अब वो कोई चुनाव नहीं हारेंगे। जब वो कोई चुनाव नहीं हारेंगे और आपको फुटकर चवन्नी अठन्नी वाले कुछ इलाके दे दिए जाएंगे कि वहां जाइए, आप अपना स्वर्ग बसाइए, अपना सेकुलर यूटोपिया बसाइए, तो या संविधान को आप बड़ा वहां पर लागू करिए, तो इससे कुछ होता नहीं है। वी हैव टू थिंक बियॉन्ड द फॉर्मल एंड नॉर्मेटिव प्रोसेसेस ऑफ डेमोक्रेसी नाउ। हमारे बीच साइंटिस्ट बैठे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बैठे हैं, वो हमें बताएं कि अब हम इस छिलके से कितनी देर तक अपने आप को बहला सकते हैं, खुश हो सकते हैं, क्या करें, इसमें से अब बदबू आ रही है, अब ये सड़ चुका है।